हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब अम्मा अब्बा सैलाब की नजर हो गए तो मेरा ठिकाना चचा का घर बना। चचा चची ने माँ बाप का प्यार दिया कि मैंने वालिदैन की कमी भला दी। किसी यतीम को लाख प्यार दे, वालिदैन की बात और ही होती है। भरी दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसको मैं अपना कहूंगी और जो हर हाल में मेरा साथ देने वाला होगा। मैट्रिक में थी कि चचा चची को मेरे बया की फिक्र लाहिक हो गई। वो डरते थे कि अगर गलत जगह बया दिया तो लोग हमें ही इल्जाम देंगे। इन दिनों मेरे लिए काफी अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन चचा चची किसी न किसी वजह से इनकार कर देते थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि हम सजीला को अपनी बहू बना लेते हैं। घर की लड़की घर में रहेगी और हमको दुआएं देगी। चचा का बेटा अब्दुर्रहमान उन दिनों ट्रेनिंग कर रहा था। इसका सिलेक्शन बतौर ऑफिसर हो चुका था। वो 7वीं जमात से ही एकेडमी चला गया था। इस वजह से ना तो मैं इससे मानूस थी और ना वो मुझ पर मेहरबान। इसकी आदत अजीब थी। जब वो छुट्टियों में घर आता सबसे अलग थलग रहता। बेहद संजीदा तबीयत का मालिक था। ज्यादातर अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता। वो अपने वालिदैन से भी कम बात करता था। वो मुझसे 10 बरस बड़ा था। हमारे दरमियान इतनी अजनबियत थी कि बात करना तो दरकनार में उसके सामने भी नहीं जाती थी। जब मैंने सुना कि मेरी शादी अब्दुर्रहमान से हो रही है तो बहुत घबराए। उसे भी वालिदैन का फैसला पसंद नहीं आया। उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने बेटे पर इस कदर दबाव डाला कि वो परेशान हो गया। जो नहीं ट्रेनिंग खत्म हुई, चचा ने उसकी मर्जी की परवाह किए बगैर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने माँ से कहा कि तुम्हारी खातिर में सेहरा बांध लूंगा, मगर सजीला को कोई खुशी नहीं दे सकूंगा। शादी की रसूमात तक वो खामोश रहा, लेकिन जब रात को मेरे कमरे में आया उसने मेरा घूंघट भी नहीं उठाया। मैं बीच पर दुल्हन बनी बैठी थी और लाखों अंदेशे मेरे दिल में थे। इसने कहा, अपना घूंघट खुद उठा लो, मैं इन तकल्लुफात को पसंद नहीं करता। मैं साकिन बैठी थी। हिजाब माने था, मगर अब खफत महसूस होने लगी। क्या मैं चीख कर कहूँ? उसने कहा तो मैं सहम गई और जल्दी से ग्योनेगिट उठा दिया। तभी वो सपाट लहजे में बोला, दोपट्टा ठीक करो और मेरी बात गौर से सुनो। जिंदगी मजाक नहीं है कि इसको दूसरों की खुशी के लिए गुजारी जाए। मेरा दिल तुमको कबूल नहीं करता। ये बात मैंने अम्मा और बाबा को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं समझ सके। लिहाजा अब मैं हमेशा के लिए इस घर से जा रहा हूँ। मैं सेज पर दुल्हन बनी बैठी रही और वो चला गया। गोया उसने अपने वालिदैन के किए की सजा मुझको दी। फिर ना तो मैंने जिंदगी भर अब्दुर्रहमान का मुंह देखा और ना खुशी का। चचा और चची खुद को मेरा मुजरिम समझने लगे और मैं खुद को, कि जिसकी वजह से उनका जवान बेटा घर छोड़कर चला गया था। बाद में अब्दुर्रहमान जिसको चाहते थे उन्होंने इसी लड़की से शादी कर ली। अब वो कभी कभी अपनी माँ से फोन पर बात कर लेते थे। चचा ने तो कह दिया था कि मैं जिंदगी भर इस बेटे की सूरत नहीं देखूंगा जिसने यतीम का ख्याल नहीं किया। इन दिनों मेरे दिल की कैफियत ना गुफ्ताबा थी। लोग आकर अफसोस करते, मैं टुकर टुकर उनको देखती। एक बात जरूर हुई कि अब वक्त काटे नहीं करता था। मैं दिन में कई बार शादी की तस्वीरों वाली एल्बम निकाल कर देखती, जिसमें अब्दुर्रहमान के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। हम एक सोफे पर कितने करीब बैठे हुए थे, जैसे सचमुच एक दूसरे के हो गए हों। तस्वीरों में इसका चेहरा देखते देखते अब मुझको उनसे उनसियत सी हो चली थी। इसके नक्कूश मेरे दिल पर जमने लगे थे। एक कसक सी होने लगी। मैं हर तरफ उसके नक्कूश ढूंढने लगी और 4 बरस यूं ही गुजर गए। एक रोज दोपहर के करीब दर पर दस्तक हुई। मैं सहन में खड़ी थी। दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? जवाब मिला, आपकी रजिस्ट्री है, वसूल कर लीजिए। तभी चची आ गई। रजिस्ट्री मेरे नाम थी। सुहागिन कहलाए बना ही तलाकनामा भी आ गया। यूं एक दुल्हन की महरूमी हसरतों की चादर ओढ़कर सो गई। मुझे यकीन हो गया कि जिसका इंतजार था वो अब कभी नहीं आएगा। इस सानिहे के बाद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ भी आना था। ये सर्दियों के दिन थे। शाम को कपड़े उतारने गई तो झुपटे का समा था। सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला था। मेरे साथ मेरी एक सहेली भी थी। हम दीवार के साथ खड़े नीचे को देख रहे थे। मार्केट में लोग रवा दवा थे। सामने ही एक रेस्टोरेंट था। वहां से वो भी निकला, बिल्कुल अब्दुर्रहमान जैसा। पहली नजर में तो मैं यही समझी कि वही है। मैं इसको देखे जाती थी।
यहाँ तक कि नुदरत ने मेरा कंधा हिलाया तो मैं चौंकी। अभी हम वहां खड़े ही बात कर रहे थे कि मैं दिल थाम कर रह गई। वो हमारी छत से मिली छत पर पहुंच गया था। तभी हम दोनों जल्दी जल्दी कपड़े जमा करके नीचे आ गए। आज पहली बार किसी को देखकर दिल धड़का था। मैं घबरा कर बालकोनी में गई, देखा वो साथ वाली बालकोनी में मौजूद था। वो अब्दुल रहमान की दूसरी कॉपी था। मुझको उसके चेहरे में वो कशिश नजर आई जो कभी अब्दुल रहमान के चेहरे पर भी नजर नहीं आई थी। हम दोबारा छत पर चले गए। मैंने मुड़कर देखा, वो भी छत पर था। तभी मैंने कहा, तुम फिर आ गए? वो बोला, हाँ, मैंने पढ़ना जो है। तो जाकर पढ़ो, यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? बालकोनी से छत पर तार लाकर बल्ब लगाने का जतन कर रहा हूँ। आपको कोई मसला है तो कहीं और चली जाएं। मैंने कहा, जाना है, ये मेरा अपना घर है। मैंने तनक कर जवाब दिया, आज सारी रात पढ़ना है, सुबह मेरा पेपर है, वरना आपसे बात करता। एक हफ्ता वो नजर न आया। मैं रोज बाद एक शाम में अपनी बालकोनी में खड़ी थी कि वो नजर आ गया। पूछा, आप कैसी हैं? इसमें गुफ्तगू की इब्तिदा की। मैं चुप रही। मैंने आपको मुखातिब किया है जनाब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं दंग रह गई। अपने कानों पर यकीन न आया। ये लफ्ज बारिश के ठंडे कतरों की मानंद मेरे दिल पर टपक पड़ा। कल शाम को इसी जगह बात होगी। ये कहकर वो नजरों से ओझल हो गया। मेरा ख्याल था कि किसी पड़ोसी ने इसे मेरा हाल कह दिया होगा, और ये भी कि अब्दुल रहमान एक रात की दुल्हन को अलविदा कहकर चला गया था। सोचा किसी ने जाने क्या किस्सा इसे सुनाया है, मैं खुद ही सच बता देती हूँ। मैंने इसे खत लिखा के देखो। मेरे अंदर अब मजीद दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। कल को ऐसा ना हो कि आप अब चले जाएं और आपका मजाक मेरे लिए उम्र भर का रोग बन जाए। शाम को जूं ही वो नजर आया, मैंने खत को मरोड़ कर उसकी बालकोनी में फेंक दिया। अगले दिन इसने खत का जवाब दिया। लिखा था, मैं कोई बुरा इंसान नहीं, मेरा जो नाम है वही बताया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक मुझसे बात ना करें। आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, अपनी शख्सी आज़ादी को अजीज रखिए। इसके बाद कई दिन तक इसने मेरे सामना न किया तो दिल में दुख सा महसूस हुआ। लगता था कि मेरा सुकून ही नहीं, दिल भी किसी ने चरा लिया है। अब हर वक्त मेरे आंखें उसे तलाश करती रहती थीं। एक दिन नुदरत आई तो वो मुझे छत पर ले गए। वहां वो मौजूद था। उसने सलाम किया और बोला, दुआ करना कि मैं इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल कर लूं। मैं चुप रही, लेकिन चुपके चुपके में उसकी कामयाबी के लिए दुआएं मांगती रही। दुआ कबूल हो गई। उसे शानदार कामयाबी नसीब हुई। मेहनत की थी तो इसका सिला भी मिला। उसने पोजीशन ली थी। अगले दिन बालकोनी से बात हुई। इसने बताया कि वो ईद करने लाहौर जा रहा है। जी उदास हो गया। जब वो 10 दिन के बाद आया तो परेशान सा था। हम छत पर मिले। मैंने बताया कि चचा जान मेरी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कोई रिश्ता भी पसंद कर लिया है। कहीं से भी रिश्ता आए इनकार कर दो और मेरा इंतजार करो। वो जानता था मेरे माँ बाप नहीं हैं, फिर मैं कैसे तन्हा जिंदगी गुजारूंगी। नुदरत ने मुझे समझाया कि तुम इससे छत पर ना मिला करो। किसी भी वक्त कोई तुम लोगों को देख सकता है, तुम बदनाम हो जाओगी। तो हम कहाँ जाकर बात करें? बेहतर है कि तुम मेरे घर पर मिल लो। अब्दुल रहमान को मैंने ये बात बताई, वो मान गया। मैं नुदरत के घर गई। उसने हम दोनों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। हमने सुकून से कुछ देर बात की। अब्दुल रहमान ने मुझे अपना पता भी लिख कर दे दिया। कहने लगा कि अब वापस घर यानी लाहौर जाना है। यहाँ पढ़ने के लिए आया था, लेकिन तुम फिक्र ना करना। मैं एक माह के अंदर अंदर अपनी वालिदा को लेकर आऊंगा और वो तुम्हारे चचा से रिश्ता मांग लेंगे। इस दौरान अगर कोई रिश्ता आए तो तुम हरगिज़ हाँ मत करना। चलते हुए नुदरत ने इससे पूछा, पता तो सही लिख कर दिया है? क्यों, क्या मैं धोखेबाज लगता हूँ? क्या मेरा एतबार नहीं है? एतबार तो है, लेकिन हम जैसे बेवकूफ धोखा खा जाते हैं। नुदरत ने मेरी तरफ देखकर उसे जवाब दिया था। 1 माह नहीं 6 माह गुजर गए और वो नहीं आया। मुझे कुछ अंदाजा हो चला था कि मैंने एक बेबुनियाद शख्स से उम्मीद लगा ली थी। उन्हें दिनों इत्तेफाक से मेरे लिए 2 रिश्ते आए।
मैंने इनकार किया। चचा जान ने वजह पूछी, मैं कुछ ना बता सकी। दिल तो यही चाहता था कि उन्हें अपने दिल का हाल सुना दूं। 6 माह बाद वो आया, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। मेरी आंखों में नूर भर गया। जी चाहा इसको तोहफा दूं, मगर मेरे पास कोई ऐसी चीज ना थी। फिर मैंने इसको एक छोटा सा मॉडल बनाकर दिया। वो मॉडल घर का था। अच्छा तो नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको बनाकर दिया तो इसने इसके दरवाजे बंद करके मुझे वापस कर दिया, जबकि मैंने दरवाजे खोल कर दिया था। इसने सामने वाली बिल्डिंग मुझे दिखाई कि इसमें शिफ्ट हो रहा हूं। सच तो यह था कि वो शहर ही छोड़कर जा रहा था, लेकिन मुझे एहसास नहीं होने दिया। तभी मैंने इसे कहा था कि अगर तुम चले गए तो क्या होगा। मेरा पता तुम्हारे पास है तो मुझे खत लिख देना। तभी एक बार और सवाल किया, कब अपनी अम्मा लाओगे? कहा कि कल ले आऊंगा, और कल ना ला सका तो फिर परसों, मगर वो पलट कर ही ना आया। मैंने इसके दिए पते पर कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। इस दौरान मेरे चचा 3 बार रिश्ता लाए में इनकार करती रही। एक दिन हमारे घर एक बुजुर्ग और 2 ख्वातीन आए। इनमें से एक औरत का बेटा ऑफिसर था, वो कोठी तक लिख देने को तैयार थे। चचा ने एक बार फिर समझाया, तब अब्दुल रहमान को गए कई माह हो चुके थे। मुझे इसकी ये बात याद आई, कहीं कोई गलती ना कर बैठना, मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। चचा मुझसे नाराज होने लगे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, तब उन्होंने कहा कि तुम खुद उनको जवाब दे देना। चची चाहती थी कि मेरी शादी हो, अपने घर जाऊं तो वो अपने बेटे और बहू को मिलाकर घर ले आए कि मेरी वजह से वो इस घर में नहीं आ सकते थे। नुदरत ने अपनी बाजी को फोन पर अब्दुल रहमान का पता लिखवाया कि खुद जाकर उस पते पर मालूम करें कि वहां हैं कि नहीं। इसकी बाजी गई, मगर पता ही गलत था। आज इस बात को 8 बरस हो चुके हैं। चची फौत हो गई, चचा भी बूढ़े हो गए, मगर मेरी खातिर उन्होंने अपने बेटे को नहीं बुलाया। मुझे वो अब्दुल रहमान, मेरा चचाजाद याद नहीं आता, लेकिन जो अब्दुल रहमान छत पर मिला था उसको मैं कभी नहीं भुला सकती। आज भी मैं बालकोनी में खड़ी इसका इंतजार करती रहती हूँ, हालांकि जानती हूँ वो वापस आने वाला नहीं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।